Hi everyone, myself Dr. Milinder. Today we will start the जो भी remaining portion of the AKI, that is ATN, allergic interstitial nephritis, and contrast-induced nephropathy, और finally we will go for post-renal AKI, है ना? तो to the start के अंदर we will start first with the contrast induced nephropathy, है ना? Today we are discussing AKI, the remaining portion of intrarenal AKI that we are discussing. तो intrarenal AKI के अंदर अपनों ने देखा था कॉमन चीजें. I will ask you, I will remind you again, कॉमन चीजें क्या क्या थी. किडनी का डैमेज हो गया, किडनी का डैमेज हो गया मतलब ट्यूब्यूल्स का डैमेज हो गया. किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस पार्ट होता है जिसमें वुमेन्स कैप्सूल होता है, ट्यूब्यूल होते हैं और इंटरस्टिशियम आता है. तो अगर टिब्यूल और इंटरस्टिशियम का डैमेज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रारीनल, मतलब डायरेक्ट किडनी का डैमेज हो गया. टिब्यूल्स का डैमेज हो गया तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो सोडियम का एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा होगा, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम विल बी मोर, एंड देयर विल बी वेरी डाइल्यूटेड यूरिन बिकॉज किडनीज कैन नॉट रिटेन वाटर. तो ऑस्मोलैलिटी बहुत ही कम होगी. ये कॉमन बातें थी. और पूरे इंट्रारीनल एकेआई में जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको जनरल ट्रीटमेंट क्या बताया था. अपने जो भी ऑफेंडिंग चीज है, वेदर इट इज ड्यू टू द ड्रग, ड्यू टू द मायोग्लोबिन, ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, आप कोशिश करोगे कि वो चीज अगर किडनी को डैमेज कर रही है तो उसको किडनी से कम टाइम तक कांटेक्ट में लाया जाए. इसका मतलब यू विल ट्राई टू फ्लश आउट द किडनीज. आप बहुत सारा पानी दोगे, बहुत सारा फ्लूइड दोगे और उसके साथ बहुत सारा डायूरेटिक ड्रिप दोगे, स्टैट नहीं दोगे, ताकि धीरे 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 सारी किडनी से टॉक्सिक सब्सटेंस वॉश आउट हो जाए. दैट इज द जनरल ट्रीटमेंट. बाकी सबका स्पेसिफिकेशन अलग अलग है, यू ऑल नो. तो टुडे वी विल कंटिन्यू विद अपना contrast induced nephropathy. What is contrast induced nephropathy? Suppose I have a creatinine of 1.2 and I am an unlucky person, that is 1 in a million person. I had a chest pain, मेरे को छाती में दर्द हुआ, मेरी ईसीजी नॉर्मल आई, टीएमटी डाउटफुल थी, तो माय कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट किया यू शुड गो फॉर सीटी कोरोनरी एंजियो रेदर देन कि मैं आपकी आर्टरी पंचर करके हर्ट में जाके देखूं वो नॉर्मल पड़ी है. तो पहले अब नॉर्मलिटी को कंफर्म करने के लिए मैं बस वहां जाके डाई डाल देता हूं, मतलब आईवी रूट से सिंपल डाई डाल देता हूँ, इंट्रा आर्टीरियल जाने की जरूरत नहीं, और सिटी स्कैन में उस डाई को देख लेता हूँ कहीं ब्लॉकेज है क्या. तो सपोज आई गो फॉर दैट और my creatinine rise from 1.2 to 4 in 24 hours. That is the fastest progressing AKI is. That is the question that you are getting asked. Contrast induced nephropathy. तो होता क्या है, कॉन्ट्रास्ट इज ऑल्सो नेफ्रोटॉक्सिक. पुराने जमाने में ज्यादा होता था जब आयोडाइज सॉल्ट नहीं होते थे. आजकल आयोहेक्सॉल जैसे आगे दैट आर लेस नेफ्रोटॉक्सिक. तो इसका प्रिवेंशन क्या है? टू गेट द क्रेटिनिन फर्स्ट. ऑलवेज मेक इट ए हैबिट. आप कहीं भी जाओ, आप किसी भी सेंटर पे बैठे हो, अगर पेशेंट को आप कॉन्ट्रास्ट का कोई भी स्टडी दे रहे हो, सीईसीटी थॉरेक्स दे रहे हो, सीईसीटी एब्डोमेन पेल्विस दे रहे हो, इट इज योर ड्यूटी कि आप उसका सीरम क्रेटिनिन कराओ. अगर उसका सीरम क्रेटिनिन 1.3 की जगह 1.5 भी है, 1.6 भी है, इट इज योर ऑब्लिगेशन टू नॉट गेट that patient CT done. If you want to try, you just want to should hydrate the patient first, then see the repeat creatinine. Only go for CT it is if it is normal. Even if it is marginally deranged and you are going for the CT, आप उसका within 24 hour अगर वो unlucky होगा, he will go into full blown nephropathy. आपने उस पेशेंट का लाइफ स्पैन 10 years कम कर दिया. तो इट इज ए कंसीडर्ड ए मेडिकल नेग्लिजेंस. ऑलवेज बी अवेयर. किसी भी पेशेंट का कॉन्ट्रास्ट की स्टडी कराने से पहले यू शुड हैव ए बेसलाइन क्रेटिनिन. ओनली गो फॉर कॉन्ट्रास्ट इफ बेसलाइन क्रेटिनिन इज लो. आई हैव सीन टाइम्स व्हेन it has not been done. Luckily the patient did not had any problem, but this should never happen. आपको सीरम क्रेटिनिन पहले कराना है. अगर डिरेंज है, नेवर गो फॉर एंजियोग्राफी. ठीक है. सेकेंड ऑफ ऑल, बट इफ इट स्टिल हैपन्स, आपने क्रेटिनिन कराया, इट वाज नॉर्मल, फिर लेकिन कॉन्ट्रास्ट देते ही पेशेंट का क्रेटिनिन बहुत अच्छा खासा डिरेंज हो गया, तो आपको ट्रीटमेंट क्या देना है? जनरल ट्रीटमेंट, आईवी फ्लूइड प्लस डायूरेटिक देना है. साथ में क्या चीज देनी है? एनेस्टेलसिस्टीन. और जस्ट ए फ्लैट आउट क्वेश्चन टू एवरीबडी ऑफ यू, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ एनेस्टेलसिस्टीन? थिंक अबाउट इट. Or if you cannot think about it, watch our previous video, you can find it. ठीक है, it is important.
Now we will that is the treatment and diagnosis and management of contrast induced nephropathy. Second of all that I want to discuss is uh, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है? एज आई अर्लियर टोल्ड यू, सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर से टूटने से क्या बनता है? यूरिक एसिड. और मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयरन, मैंने आपको बार बार याद कराया, इज पोटेशियम. ठीक है. एंड थर्ड चीज है, हर सेल के अंदर क्या होती है? एटीपी. एटीपी में क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फोरस होता है. तो जब भी बहुत सारी अमाउंट में सेल्स रप्चर होंगे, इट विल रिलीज टू मच अमाउंट ऑफ पोटेशियम, फास्फोरस एंड यूरिक एसिड. तो बहुत सारे सेल्स कहाँ रप्चर होंगे? जैसा मैंने एक एग्जांपल आपको कल दिया था, कौन सा एग्जांपल दिया था? रेब्डोमायोलिसिस. वैसे ही आज का एग्जांपल क्या है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? कॉमनली बल्किंग ट्यूमर से होता है, जैसे एएलएल हो गया, जहाँ ट्यूमर का लोड बहुत ज्यादा है, या फिर बर्किट लिम्फोमा हो गया, एंड यू गेव द कीमोथेरेपी, एंड आप नूबी थे, आप शुरुआती दिनों में था, यू वर अनअवेयर ऑफ द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, एंड यू जस्ट इन द गुड फेथ यू गिव हिम chemotherapy, and next day his creatinine rises from 1 to say 4, and his urine output decrease. तो आपका यूनिट हेड आपको बोलेगा you should must have hydrated that patient. तो जब भी पेशेंट का, ऐसे पेशेंट्स का कीमोथेरेपी चल रहा होता है, आपको प्रोफाइलेक्टिकली उसको आईवी फ्लूइड देना है, और उसका यूरिन आउटपुट हार्डली 4 आवर्ली मॉनिटर करना है. बिकॉज इफ यू थिंक, अगर आप उसका पोटेशियम भी मॉनिटर करना है, बिकॉज इफ यू शुड बी अवेयर कि यार ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में जा तो नहीं रहा. प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? आईवी फ्लूइड, हाइड्रेशन एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट 6 to 12 आवर. या पोटेशियम देखोगे, फॉस्फोरस देखोगे. फॉस्फोरस इजिली हर जगह अवेलेबल नहीं होता, बट इफ इट इज अवेलेबल यू विल गो फॉर पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. और कैल्शियम के साथ क्या करता है? बहुत सारा, जब भी फॉस्फोरस रिलीज होता है तो फॉस्फोरस बाइंड्स टू कैल्शियम. आप अवेयर होने चाहिए, जब भी दोनों में से एक चीज बढ़ेगी, आप सबने मेडिसिन पढ़ी हुई है, आप सबने पैथो पढ़ी हुई है, कैल्शियम इंटू फॉस्फोरस 55 होता है. तो कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो वो अपने आप जो डिपोजिशन है स्टोन्स का वो बढ़ाएगी. तो इट विल कॉज रीनल स्टोन्स ऑल्सो, एंड यूरिक एसिड विल कॉज direct damage to the kidney causing urate nephropathy. That is tumor lysis syndrome. Management, prevention is hydration, prevention is better than cure, but unluckily if you land into this treatment of choice पूछा जाए is resburicase, because it is uricase, it destructs the uric acid. ठीक है, so helps your kidney. और इवेंचुअली हर चीज में डायलिसिस के इंडिकेशन AKI, CKD और हर जगह सेम रहेंगे, जो मैंने 5-6 इंडिकेशन बनाए थे. अगर आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया और लास्ट में दे रहे हो उस पेशेंट के चेस्ट पेन हो रहा है, पेरिकार्डियल रब मिल रही है, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है, तो ट्रीटमेंट क्या करोगे? अब आपको आंसर रेस्पिरेकेस से पहले क्या देना है? अर्जेंट डायलिसिस. तो डायलिसिस के इंडिकेशन, जनरल ट्रीटमेंट सब जगह सेम रहेगा. जहां पेशेंट को आपको उनको 5 इंडिकेशन में से लगता है, तो फर्स्ट चूज दैट 5 indication, choose hemodialysis as the answer, because that is going to be the life saving for your patient. This is about the contrast induced nephropathy and tumor lysis syndrome. Now we will discuss about most important topic is allergic interstitial nephritis. What is allergic interstitial nephritis? अब तक मैंने जितनी बातें करी है that were all about टिब्यूल्स. रीनल टिब्यूल्स का डैमेज हो रहा है, वहां टिब्यूल्स में जाके मायोग्लोबिन उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स कर रहे हैं, और अपना ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कर रहा है. लेकिन नाउ आई विल टॉक नॉट अबाउट द टिब्यूल्स बट अबाउट द इंटरस्टिशियम, बिकॉज दोज आर द आल्सो पार्ट ऑफ द किडनीज. तो अगर इंटरस्टिशियम अगर डैमेज हो जाएगा तो इंटरस्टिशियम के डैमेज से भी रीनल AKI होगा. तो द वर्ड इज AIN, एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. किसी भी चीज से बॉडी में एलर्जी होगी जिससे किडनी का इंटरस्टिशियम इन्फ्लेम्ड हो जाएगा और इवेंचुअली किडनी शटडाउन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. इसकी कुछ स्पेसिफिक ड्रग है जो कि आपका फेवरेट क्वेश्चन है, इधर एट द UG लेवल, एट द PG लेवल, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन से भी ज्यादा अगर आप MBBS ग्रेजुएट हो, सम ऑफ यू विल लैंड इनटू MO आल्सो, और इधर वर्किंग एज MO, तो आप ट्यूबरकुलोसिस को बहुत कॉमनली मैनेज करोगे, और आप बहुत कॉमनली पेंटोप्राजोल भी प्रिस्क्राइब करोगे. तो ये सारी ड्रग्स भी जो एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कराते हैं, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू डायग्नोज इट. तो होता क्या है, जैसे आई विल फर्स्ट गिव यू द लिस्ट. सिंपल सी बात ध्यान रखो, कुछ
4-5 ड्रग है जो बॉडी में हर जगह एलर्जी कराती है, जैसे पेनिसिलिन, जैसे सल्फा ड्रग्स, जैसे सल्फासेलेजिलिन, सल्फासेलेजिलिन एंड सल्फोनामाइड्स, ठीक है, और थायराइड डाययूरेटिक्स आर आल्सो सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स। अदर इज एलोपेरानॉल, ठीक है, तो अदर इज क्विनिडीन। दीज आर द ड्रग्स दैट causes allergy everywhere. In kidney they cause allergic interstitial nephritis, they damages the kidney. In the blood they causes hemolysis, drug induced hemolysis, and in the skin they cause Stevenson Johnson syndrome. So that is the basic thing. ये 4-5 ड्रग याद रखो जो बॉडी में हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट कराएगी इन द अनलकी पेशेंट्स, नॉट इन ऑल पेशेंट्स। सो सी, तो इसके अलावा जो आपको ध्यान रखने दैट कॉजेज एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस इज रिफाम्पिसिन, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस अबंडेंट डिजीज थ्रूआउट द वर्ल्ड. यू शुड बी अवेयर कि रिफाम्पिसिन कॉजेज एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एंड द लेटर आई विल टेल यू हाउ विल द पेशेंट प्रेजेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज पेंटोप्राजोल, है ना. आप सब लोगों के पेरेंट्स पीपीआई लेते हैं और इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली ओवर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग. Today you will get to know why, if you will go in the residency now, why your unit heads will scold you if you unnecessarily give your patients PPI and antiemetics. They have side effects, in one in thousands or one in millions, but those side effects are very life threatening, or better to say affecting the quality of life. So see, एक पेशेंट आया 40-year-old न्यूली डायग्नोज टीबी का पेशेंट, पल्मोनरी टीबी का पेशेंट. ही हैड फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स. यू स्टार्टेड होम ऑन एटीटी. बेसलाइन लिवर फंक्शन आपने कराए, बेसलाइन रीनल फंक्शन कराए, एज ए गुड डॉक्टर बेसलाइन सीबीसी ईएसआर कराए, ऑल वर फाइन. ईएसआर वाज ओनली लेस ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस. इधर से एक आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द अदर कॉजेज ऑफ हाई, एक्सट्रीमली हाई ईएसआर एंड एक्सट्रीमली लो ईएसआर. ठीक है, जस्ट ट्राई टू फाइंड दीज आंसर्स और सी माय प्रीवियस वीडियोस इफ यू वांट टू नो द आंसर. जस्ट थिंक अबाउट इट. इन द एंड वी विल डिस्कस और आई विल टाइप इन द कमेंट सेक्शन. तो नाउ सी, पेशेंट आया ट्यूबरकुलोसिस के साथ, pulmonary TB, you started him on 4 drugs: HRZD, isoniazid, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide. 7 days तक उस पेशेंट ने वो ड्रग्स ली. 10 days बाद उसका फीवर चला गया. 10 days बाद आपके पास वो आता है फीवर, डॉक्टर साहब दोबारा बुखार आ रहा है और पूरे शरीर में मेरे दाने हो गए, खुजली हो रही है. एंड ये दो चीजें तो पायरेंजिनामाइड के कारण भी हो सकती है और टीबी के कारण भी हो सकती है, बट वो थर्ड चीज आप उसकी रिपोर्ट कराते हो, यू फाइंड रेज डब्ल्यूबीसी एंड स्पेशली रेज इयोसिनोफिल्स. Now you think, yeah, it is some sort of allergic thing that is causing itching and that is causing raised eosinophils and that is causing fever. The allergy is severe enough. You got his creatinine rised up from 1 to 4 and you got his urine. In his urine, his WBC was 30. तो आपने सोचा यार ये तो यूटीआई हो गया, बट यू आस्क द पेशेंट, देयर इज नो बर्निंग मिक्चुरेशन. यू गॉट ए कल्चर वाज स्टेराइल, तो स्टेराइल पाईयूरिया, तो आप टीबी भी सोचोगे, लेकिन स्टेराइल पाईयूरिया आई विल टेल यू लेटर ऑन. तो आपने उसको, अगर इफ यू आर ए स्मार्ट इनफ डॉक्टर ना, आप उस टाइम तक जज कर जाओगे इट इज एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. वो डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन के कारण नहीं है, वो एलर्जी के कारण है, इन्फ्लामेशन के कारण है. जब आप उनको हेंसल स्टेन के अंदर देखोगे या राइट स्टेन के अंदर देखोगे, यू विल फाइंड इयोसिनोफिल्स. नॉर्मल यूरिन कंप्लीट जस्ट टेल वेदर इट इज डब्ल्यूबीसी और नॉट, बट इफ यू पुट ए हेंसल स्टेन ऑन दैट और राइट स्टेन ऑन द दैट, तो आपको दिखेगा ये तो इयोसिनोफिल्स है. तो फीवर विथ रैश विथ इयोसिनोफिलिया आफ्टर स्टार्टिंग ए न्यू ड्रग दैट इज रिफाम्पिसिन हियर, तो डिरेंज आरएफटी हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे? इट इज एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. स्टॉप द रिफाम्पिसिन इमीडिएटली. Just hydrate him well, give him a little bit diuretics, wait for few days. But still, if the creatinine is rapidly rising, you can try steroids, because allergy में आप steroid देते हो, you can remember that easily. But the problem is, it is not proven yet. In some trials, it is suggested. The allergic interstitial nephritis, if it not respond to conventional treatment, blood urea and creatinine are rapidly rising, तो आपको किस पे जाना है? स्टेरॉइड पे जाना है. तो ट्राइड मैंने क्या बताया? फीवर विथ रैश
with eosinophilia in the urine complete as well as in the blood, you should think of allergic interstitial nephritis and you should manage it aggressively. और मोस्ट कॉमनली ड्रग जो ये कराती है वो वही ड्रग है कि जो आप दुनिया में सबसे ज्यादा देते हो, पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। इसीलिए यू शुड नॉट प्रिस्क्राइब देम अननेसेसरीली, not over prescribe them, they are not totally safe. Can anybody type in the chat what are the other side effect of PPI if anybody knows? बहुत ही बढ़िया नमन, it is B12 deficiency, very good point you raised. Another drug that called B12 deficiency is metformin। ठीक है, तो एक तो B12 deficiency है, दूसरा हाइपोकेलेमिया है और हाइपोमैग्नेसीमिया है। और मैंने आपको बहुत शुरुआती लेक्चर्स में पहले बताया था, जो लेटेस्ट आजकल लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आ रहा है पीपीआई का इज मोर अकरेंस ऑफ निमोनिया इन द पेशेंट्स। ठीक है, दीज आर द लेटेस्ट फाइंडिंग दैट सजेस्ट कि यार पीपीआई को ओवर प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए बिकॉज द इंसिडेंस ऑफ द निमोनिया इज मच मोर। ठीक है, so that is about allergic interstitial nephritis। you know the treatment, basic treatment वो है, और main चीज क्या है, stop the offending drug and give the steroids if needed। they are not proven but still you can try them। drug causing allergic interstitial nephritis मैंने बता दिया, और इसी से मैं आपको ड्रग इंड्यूस हीमोलिसिस के ड्रग्स कौन कौन सी है, आइसोनियाजिड, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, पेनिसिलिन्स। ठीक है, और ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिसिस का मैंने कल आपको एग्जांपल भी बताए थे, हाउ डू दे कॉज हीमोलिसिस, हेप्टेन थ्योरी और अलग अलग थ्योरी है। कैन एनीबडी टेल व्हाट आर द ड्रग्स दैट कॉजेस ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई? ये तो बताओ यार, फार्मा, एवरीबडी नोज फार्मा हियर आई थिंक। बताओ बताओ, ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई एंड किसी को नहीं आइडिया? क्विनिडीन बिल्कुल सही है ना, क्विनिडीन। तो उसके अलावा कौन सा है, एटीटी, कौन सी एटीटी, अभी मैंने बताया आइसोनियाजिड। बहुत बढ़िया यशराज, हाइड्रोलाजीन। तो आइसोनियाजिड आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमनली जो चीज कॉमन है उसके बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रोलाजीन, प्रोकेनामाइड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रोकेनामाइड एंटी एरिथमिक है, वो भी ड्रग इंड्यूस एसएलई कराती है। तो देखो, एक तो अपनों ने बात याद कर ली, ड्रग इंड्यूस एसएलई ये ड्रग आती है, लेकिन यू शुड हैव अ पिक्चर इन योर माइंड। पेशेंट आएगा तो कैसे पता लगेगा, क्योंकि होता क्या है कि ये सब अपने पढ़ लेते हैं और जब पेशेंट आता है देन वी आर फ्लैट आउट, अपने जस्ट रैंडम, वी आर डूइंग रैंडम इन्वेस्टिगेशन। आपके पास एक पेशेंट है ट्यूबरकुलोसिस का एंड ही इज टेकिंग एटीटी फॉर 1 month। ही हैज फीवर, mild fever, you thought it is due to TB। he has joint pain, you thought it is due to pyrangylamide, due to uric acid। he has also malar rash, he has arthritis। now you are thinking it is some sort of autoimmune disorder। you got a ANA, simple ANA, not ANA profile, ANA was positive और आपने उसको SLE लेवल कर दिया। ऐसा नहीं करना, आप उसका पूरा ANA पैनल कराओगे, उसका एंटी DSDNA नेगेटिव होगा, सिर्फ एंटी हिस्टोन पॉजिटिव होएगा। तो आपको सोचना नहीं यार ये ड्रग इंड्यूस्ड SLE है, आई शुड नॉट ओवर ट्रीट दिस पेशेंट, ही इज ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, आई शुड नॉट गिव हिम स्टेरॉइड्स, इट इज जस्ट ड्रग इंड्यूस्ड SLE एंड राइट नाउ आइसोनियाजिड इज नीडेड फॉर देम। आप उस ड्रग को चलने दोगे, यू विल रीअश्योर द पेशेंट, you give NSAIDs for the pain, eventually as soon as the treatment will subside, drug induced SLE भी subside हो जाएगा। anybody in the chat, what are the 2 systems that are not involved in the drug induced SLE? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे फ्लैट आउट क्वेश्चन है आपके। बहुत बढ़िया नमन, CNS और एनीबडी एल्स? CNS के अलावा और क्या नहीं इन्वॉल्व होता, वाइटल ऑर्गन जो कि नॉर्मली SLE में इन्वॉल्व होता है लेकिन इसमें नहीं होता, इज किडनी है ना, कार्डियक हो सकता है। मेन 2 चीजों का एज फार एज आई नो 2 थिंग्स आर मेनली रिटन, CNS एंड अदर इज lupus nephritis and lupus cerebritis। this does not occur in drug induced SLE। so these are the some questions that I have put because they are the most important question you should be aware and clinically also you should be aware। लास्ट, इंट्रारीनल AKI में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाए। सपोज मेरे को सोर थ्रोट हुआ इन द चाइल्डहुड ग्रुप
I suppose a 15-year-old come with sore throat. She had a pharyngitis, and after 2 weeks she comes with puffy eyes and hypertension. Her BP is 180 by 100. You should think of PSGN, है ना? अगर किडनी में एक्यूट इन्फेक्शन हो गया तो एक्यूट इन्फेक्शन क्या कराएगा? एकेआई। एकेआई की मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन बताई थी। एक्यूट होगा और मोस्टली रिवर्सिबल होगा, लेकिन जहां किडनी में डायरेक्ट डैमेज है तो इंट्रारीनल एकेआई है। तो यहाँ किडनी में डायरेक्ट इन्फेक्शन हो रहा है इसलिए एकेआई हो रहा है, इसलिए वो काम नहीं कर रही। अब अपने आएंगे किस पे? पेपिलरी नेक्रोसिस पे। तो व्हाट इज पेपिलरी नेक्रोसिस? आपने, मैंने, सबने कभी ना कभी कोई प्रकार का एनसाइड कभी लिया होगा फॉर हेडेक, फॉर बॉडी एक और व्हाटसोएवर, but we do not normally have kidneys shut down due to NSAIDs. But if a patient whose kidney is already weak, suppose a diabetic patient, a sickle cell anemia patient, these patients have weak kidneys, and if they abuse the NSAID, no, they constantly take NSAID, those NSAID will damage the prostaglandin system of the kidneys, and it will cause renal papillary necrosis. Patient acutely present करेगा आपके पास फीवर विथ चिल्स, क्योंकि नेक्रोसिस हो रहा है तो इन्फ्लामेशन हो रहा है तो फीवर आएगा पेशेंट को। फीवर विथ चिल्स, with hematuria, and on the CT scan NCCT, because you cannot do CECT, patient को already creatinine deranged है, NCCT KUB you find necrosed papilla. So that is how you diagnose renal papillary necrosis. That is all about intrarenal AKI. Finally, I would conclude to post-renal AKI. Post-renal AKI में suppose these are the two kidneys, my hands are the two kidneys and those are the renal tubules. ठीक है, और बीच में उसके बाद लास्ट में ब्लैडर आता है। तो दोनों किडनीज आर टोटली फाइन, बट दोनों ट्यूब्यूल्स है तो दोनों ट्यूब्यूल्स को साइमल्टेनियसली ब्लॉक कर दो रीनल स्टोन से, जो कि कॉमन नहीं है। बायलेटरल रीनल स्टोन ऑब्स्ट्रक्टिंग द किडनी इज नॉट कॉमन, यूनिलेटरल इज कॉमन। या तो बायलेटरल स्टोन किडनी को, यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, या फिर वहां फाइब्रोसिस करा के ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, ठीक है, या फिर आप ब्लैडर को ऑब्स्ट्रक्ट कर दो। जैसे जो मोस्ट कॉमन मैंने आपको कॉज बताया था इज व्हाट? BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जहां प्रोस्टेट स्वोलन अप हो जाता है और वो यूरेथ्रा को ब्लॉक कर देता है, तो यूरिन आउटपुट रुक जाता है। तो मेरी रेजिडेंसी में एटलीस्ट लेट से 15 ओल्ड एज पेशेंट्स आए थे दैट वर ऑलरेडी प्रोस्टेट पेशेंट, एंड दे प्रेजेंटेड विद कि डॉक्टर साहब 2 दिन से यूरिन नहीं आ रहा, पेट बहुत दर्द कर रहा है, एज सून आई टच देयर एब्डोमेन ना, इट वाज सुप्राप्यूबिक, सीवियर सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस। ठीक है, वी गॉट ए अर्जेंट, वी डिड अर्जेंट कैथेटराइजेशन, और जैसे ही कैथेटर डालते हैं ना पेशेंट का इमीडिएटली 2 to 3 लीटर यूरिन आउटपुट आता है। मतलब सपोज करो उसका ब्लैडर इतना डिस्टेंडेड हो रखा होगा, 2 to 3 यूरिन लीटर आउटपुट आता है। एंड कोई बताएगा कितने दिन तक आई शुड लेट दैट पेशेंट कैथेटराइज्ड? क्या मैं उसको अगले दिन कैथेटर निकाल के घर पे भेज दूंगा? यू शुड ऑल बी अवेयर, क्योंकि पीएचसी पे आपके पास ऐसे 3 to 4 नहीं है नमन। देखो इसका जो बेसिक मिनिमम डेज, इफ ए बीपीएच पेशेंट प्रेजेंट, इफ एनी यूरिन रिटेंशन पेशेंट प्रेजेंट विद टू यू विथ यूरिन रिटेंशन ना, यू शुड एटलीस्ट कैथेटराइज हिम फॉर 21 डेज एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि होगा क्या, कई बार क्या होता है, जैसे आजकल इट इज वेरी कॉमन टू नॉट डू फिजिकल एग्जामिनेशन। सो सपोज मैंने आपको कल ट्रांसवर्स माइलेटिस का एग्जांपल दिया था, और ऐसे ही मान लो चलो किसी भी मान लो पेशेंट 60 ईयर ओल्ड था और यूरिन रिटेंशन के साथ आया, बट बहुत बार पेशेंट बता नहीं पाता यूरिन रिटेंशन है। नॉट एवरीबडी इज दैट मच ऑब्जर्वेंट, क्योंकि अगर 12 आवर्स तक ही रिटेन हुआ है तो इतना ज्यादा रिटेंशन भी नहीं होगा, वो उस चीज को नोटिस नहीं कर पाया होगा कि 12 आवर्स में कोई बंदा 2 दिन तक यूरिन नहीं जाता, वो इजिली नोटिस हो जाता है। मान लो 12 आवर्स तक वो यूरिन नहीं गया एंड ही जस्ट केम टू विद पेन एब्डोमेन एंड यू डिड नॉट इवन टच द पेशेंट। आपने पेन एब्डोमेन देखते ही आपने क्या बोला? सीबीसी करा लो, आरएफटी एलएफटी करा लो, सोनोग्राफी करा लो। अब वो पेशेंट आपके पास आया दोपहर को 12 बजे, ठीक है, उसने आपकी बात मानी, सीबीसी कराने गया, सीबीसी नॉर्मल थी, आरएफटी एलएफटी कराने गया, क्रिएटिनिन आया 5, ठीक है। अब वो आपके पास आया, डॉक्टर साहब मेरे तो ये रिपोर्ट्स है, तो आप बोलोगे नहीं आपके गुर्दे खराब है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ। वो अगले दिन नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया, उसने देखा
क्रिएटिनिन ज्यादा है, उसने सोनोग्राफी करा दी, नोबडी आस्क्ड हिम कंप्लेन, और वो सोनोग्राफी में कराने के बाद सोनोग्राफी में पता लगता है यार ब्लैडर फूल के जिफिस्टर्नम तक आ रखा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द ब्लंडर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, नेवर डू दीज, ऑलवेज टेक ए प्रॉपर हिस्ट्री, स्मॉल प्रॉपर हिस्ट्री इज इनफ, एंड पेल्पेट और वॉट एवर फिजिकल एग्जामिनेशन इज। अगर पेन एब्डोमेन का पेशेंट है तो एटलीस्ट हाथ तो लगाना ही है, एब्डोमेन को पेल्पेट करना ही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का पेशेंट है तो चेस्ट पे स्टैथ लगाना ही लगाना है। हेड टू टू एग्जाम, एनी पेशेंट एनी सिम्टम, डू ए हेड टू टू एग्जामिनेशन, 90% of the toughest and the easiest diagnosis you will get in 1 second। तो ऐसा ब्लंडर नहीं करना है, पेशेंट पेन एब्डोमेन के साथ है, उसका एब्डोमेन पे हाथ रखना है, यू विल फाइंड सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस, आस्क हिस्ट्री, हिस्ट्री में मिलेगा कि पेशेंट 2 दिन से यूरिन रिटेंशन हो, इमीडिएटली कैथेटराइज द पेशेंट, गेट ए 3 लीटर यूरिन आउटपुट, इज क्रिएटिनिन आर डिरेंज, वो पेशेंट कॉन्शियस है अपने बारे में, वो आपसे पूछेगा डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे खराब हो गए क्या, मेरे को डायलिसिस कराना पड़ेगा, आपको बोलेगा नहीं ये सिर्फ आपके प्रोस्टेट के कारण था, वी हैव कैथेटराइज्ड यू, जस्ट वेट फॉर 21 डेज। आप उसको 2-4 दिन तक अच्छे से हाइड्रेट करोगे एंड इमीडिएटली यू कैन सी हिज क्रिएटिनिन विल कम बैक फ्रॉम 6, मतलब हमारे पास 8 तक क्रिएटिनिन वाले आए हैं विथ ब्लड यूरिया ऑफ 200। और मैंने बताया पोस्ट रीनल एकेआई में क्या होगा, किडनीज आर टोटली फाइन, तो द लैब रिपोर्ट फाइंडिंग विल बी सिमिलर टू प्री रीनल एकेआई। इसके अंदर भी ब्लड यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, क्रिएटिनिन भी बढ़ा होगा, लेकिन BUN टू क्रिएटिनिन रेशियो 20:1 होगा। और यहाँ किडनी नॉर्मल है तो किडनीज की कंसंट्रेटिंग एबिलिटी अच्छी है, तो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बहुत कम होगा और यूरिन बहुत ही कंसंट्रेटेड होगा। तो आपको हमारे पास जैसे 88 क्रिएटिनिन तक पेशेंट आए हैं विथ हाइपरकैलेमिया, वी मैनेज द हाइपरकैलेमिया, वी कैथेटराइज्ड हिम अर्जेंटली, वी गिव हिम IV फ्लूइड्स डेली, मैनेज्ड हिज इलेक्ट्रोलाइट, एंड विद इन 5 to 7 days पेशेंट आराम से विथ नॉर्मल क्रिएटिनिन डिस्चार्ज होता है। और फॉलोअप में वी सेंड देम टू यूरोलॉजी OPD फॉर द resection of the prostate। So that is how a BPH patient with post-renal AKI present to you। And yesterday also I gave example to you of ट्रांसवर्स माइलाइटिस, है ना। ट्रांसवर्स माइलाइटिस मान लो थोरेसिक या लंबर लेवल पे हो गया तो मेरे लेग्स काम करना बंद कर जाएंगे ऑल ऑफ ए सडन, एंड ऑल्सो आई विल हैव यूरिन रिटेंशन। तो पेशेंट एक 25 ईयर ओल्ड यूरिन रिटेंशन का आ रहा है तो आपको बहुत एग्रेसिवली मैनेज करना है, उसके बारे में सोचना है कि इसका यूरिन रिटेंशन हुआ क्यों, वहां प्रोस्टेट सोचना नहीं है आपको, वहां सबसे पहले यूरिन रिटेंशन सोचना है। तो वहां सबसे पहले आपको ट्रांसवर्स माइलाइटिस न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी सोचनी है। डू नॉट लेट दैट पेशेंट गो, एग्जामिन हिम थॉरोली, गेट ऑल द इन्वेस्टिगेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फिजिकल एग्जामिनेशन टू बी डन। फिर और पोस्ट रीनल एकेआई का क्या एग्जांपल है, द लास्ट एग्जांपल इज पोस्ट रीनल एकेआई के अंदर अपने एक और देखेंगे यार, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है, रीनल किडनीज की सप्लाई सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आउटफ्लो भी सही है, लेकिन ब्लड आउटफ्लो अच्छा नहीं, मतलब रीनल वेन ब्लॉक हो चुकी है। तो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस एक अजीब थ्रोम्बोसिस है। नॉर्मली थ्रोम्बोसिस कहाँ होता है, पैरों में होता है, ठीक है। अलग जगह थ्रोम्बोसिस होना मतलब पेशेंट का बहुत ज्यादा हाइपरकोगुलेबल स्टेट है। तो इट इज कॉमनली फाउंड इन मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, और बच्चों में डिहाइड्रेशन के कारण मिलता है। रीनल वेन का थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो जैसी वेन ब्लॉक होती है, आपको पता है आपके वेरिकोज वेन है वहां भी ब्लॉक होता है, वेरिकोज टी होती है, मतलब स्वोलन अप हो जाता है वो एरिया, स्वोलन अप हो जाता है जहां भी वेरिकोसिटी होती है। अपनों ने वेरिकोसील पढ़ा है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस गेट स्वोलन अप। आपके लेग्स के अंदर अगर वेरिकोज वेन है, लेग्स गेट स्वोलन अप। तो ऐसे ही वो किडनी भी स्वोलन अप हो जाती है, और जैसे जब भी किडनी फूलेगी ना तो पेरिनेफ्रिक जो फेशिया होती है वो स्ट्रेच होती है, दैट प्रोड्यूसेस सीवियर पेन। तो पेशेंट यूनिलेटरल फ्लैंक पेन के साथ आएगा, फीवर के साथ आएगा और हीमेटूरिया के साथ आएगा, और यू विल गेट ए USG और वहां इन्फ्लेम्ड किडनी होगी। आप USG में डॉपलर कराओगे एंड इन द डॉपलर यू विल फाइंड इट इज रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस के क्या ट्रीटमेंट है, क्लॉट को डिसॉल्व करना। आप क्लॉट को कैसे डिसॉल्व करोगे, हेपेरिन से डिसॉल्व करोगे। सो दैट इज रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। तो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस की यू कैन सी इसकी पेपिलरी नेक्रोसिस जैसी प्रेजेंटेशन, वहां भी फीवर हो रहा था, हीमेटूरिया था, यहाँ भी फीवर हो रहा है, हीमेटूरिया हो रहा है। डिफरेंस क्या है, वो ड्रग इंड्यूस था, ये क्लॉटिंग के कारण है।
उसके अंदर ट्रीटमेंट था ड्रग को रोकना, फ्लूइड और डायूरेटिक। यहाँ ट्रीटमेंट क्या है, हेपेरिन, वो था डिफरेंट। और सोनोग्राफी करते ही आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। उसमें सोनोग्राफी में यू विल फाइंड जस्ट स्लाइट चेंजेस इन द रीनल इको टेक्सचर। यहाँ तो आपको रीनल वेन पूरी ब्लॉक मिलेगी। एंड फाइनली इज बाइलेटरल यूरेटर को ब्लॉक कर दो। बाइलेटरल यूरेटर को कैसे ब्लॉक करोगे, या तो स्टोन करा दो जो कि कॉमन नहीं है, लेकिन या फिर फाइब्रोजिंग ड्रग्स दे दो जो कि बॉडी में फाइब्रोसिस कराती है, जैसे मिथाइल सर्जाइड, है ना, एर्गोट एल्कलॉइड। या फिर आप ऐसी बीमारी कर दो जो बॉडी में फाइब्रोसिस कर रही है। एक ड्रग मिथाइल सर्जाइड के अलावा ब्लियोमाइसिन, एवरीबॉडी नोज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कराती है। लास्ट इज IgG4 डिजीज। कोई नाम बताएगा IgG4 डिजीज के साथ जब ये एसोसिएटेड होता है तो क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड हॉर्मोन डिजीज, है ना, इन पर जाके पढ़ना। मेडन बेस्ड डिफॉर्मिटी और ये सब आपके रेडियोलॉजी के क्वेश्चन है। दीज आर आल्सो आस्क्ड इन दिस। जेंटोमोनास, सेंटोमोनास, यार आई शुड चेक इट ऑन। ठीक है, तो अब अपना क्या हुआ कि दीज आर द कॉजेज ऑफ द पोस्ट रीनल एकेआई। पोस्ट रीनल एकेआई में आपको सिर्फ कॉज को मैनेज करना है। प्रोस्टेट था तो आपको कैथेटर डाल देना है, प्रोस्टेट रिसेक्शन करना है। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस था तो आपको हेपेरिन देना है। जनरल मैनेजमेंट यहाँ डायलिसिस या वो सब सेम रहेगा। ठीक है, कब डायलिसिस कराना है उसका इंडिकेशन भी सेम रहेगा। ठीक है, नाउ यार अपने जैसे 10 o'clock हो गए, अपना कंटेंट सारा पूरा हो गया। नाउ आई विल शो यू क्विकली द नोट्स एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ डाउट सेशन, है ना। अभी तक बस गिव मी ए थम्स अप इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल विद द स्पीड। स्पीड ज्यादा नहीं है, सबको समझ आ रहा है, एवरीबडी इज कंफर्टेबल, ओके। ठीक है, देन आई विल नाउ शेयर द स्क्रीन विथ यू। ये देखो, पहले एकेआई में एग्जांपल पढ़ा था ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में देखो सेल के अंदर क्या होता है, एक तो होता है न्यूक्लिक एसिड, ये होता है अपना न्यूक्लियस, इससे निकलेगा यूरिक एसिड जिससे निकलेगा यूरेट नेफ्रोपैथी। ये यहाँ एटीपी में होता है फास्फोरस, तो हाइपर फॉस्फेटेमिया जिससे कैल्शियम को बाइंड करके हाइपोकैल्सियमिया हो जाएगा और उससे सीजर और एरिथमिया हो जाएंगे। एक हाइपरकैलेमिया, यही देखो यूरिक एसिड बढ़ रहा है, फास्फोरस बढ़ रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है। पोटेशियम के बढ़ने से एरिथमिया होएगा और मसल डैमेज होएगा। कैल्शियम के कम करने से एरिथमिया भी होएगा और सीजर भी होएगा। फटाफट मेरे को बताओ, हाइपोकैल्सीमिया से कौन से टाइप का कार्डियक अरेस्ट होता है और हाइपोकैलेमिया से कौन से टाइप का कार्डियक अरेस्ट होता है? फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है यार ये, है ना, सोच के बताना मेरे को कल तक। सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट किस में होगा अभिषेक? सही बोल रहे हो, एक बार जाके सोचना दोनों से। ठीक है, और जिसको भी आंसर आए सेंड मी ए पर्सनल टेक्स्ट। अब आते हैं अपने किस में कॉमन है जहाँ ट्यूमर लोड ज्यादा होता है, जैसे बर्किट लिम्फोमा और ALL। यहाँ कीमोथेरेपी होगा, एकदम से ट्यूमर सेल बर्स्ट होंगे, पोटेशियम फास्फोरस यूरिक एसिड निकाल लेंगे और उससे यूरेट नेफ्रोपैथी होगी। पोटेशियम से बंदा कार्डियक अरिथमिया से मर सकता है और फास्फोरस बाइंड होके हाइपोकैल्सियमिया कराएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप हाइड्रेट करो, IV फ्लूइड दो, और कीमोथेरेपी हमेशा मॉर्निंग में दो, इवनिंग में मत दो, क्योंकि इवनिंग में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ दोनों कम होते हैं, मॉनिटरिंग पुअर हो पाती है। ठीक है, दीज आर द गाइडलाइन दैट आई हैव पुट यू, लेकिन इतना डिटेल में आपको आने की जरूरत नहीं है। जस्ट नो द प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट में क्या है, IV फ्लूइड एंड फिरोसेमाइड ड्रिप। और ड्रग ऑफ चॉइस, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट ट्रीटमेंट तो ये दोगे ताकि इमीडिएट काम हो। ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो रेस्प्यूरिकेस दोगे। कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी, ऑलवेज गेट सीरम क्रिएटिनिन फर्स्ट। अगर डिरेंज है तो नहीं कराना, हाइड्रेट करो। और अगर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी होती है तो IV फ्लूइड प्लस फिरोसेमाइड ड्रिप प्लस एनेस्टेल्सिस्टीन। एलर्जिक इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस क्या है? इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रीनल AKI है। एलर्जिक इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस मतलब इंटस्टिशियम का इन्फ्लामेशन। मैंने बताया था कुछ फिक्स ड्रग है जैसे रिफाम्पेसिन, और सल्फर कंटेनिंग ड्रग जैसे सल्फोनामाइड, थायाजाइड, एलोपिरिनॉल,
और मेथिसिलिन मतलब पेनिसिलिन। ठीक है। जनरल ट्रीटमेंट क्या है? कल्प्रिट ड्रग को आइडेंटिफाई करो, उसको बंद करो। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब क्या होता है? आरआरटी का मतलब क्या होता है? डायलिसिस, और कुछ नहीं है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और अगर कंसीडर स्टेरॉइड, अगर अल्टीमेटली कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो। ठीक है। बॉडी में कुछ जगह, अब जैसे एग्जांपल दिया, ये देखो रैश है और ये इंटरस्टिशियम का इन्फ्लामेशन है। ठीक है, 40 ईयर ओल्ड टीबी का पेशेंट था, आपने एटीटी शुरू करी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी बढ़ गई, इओसिनोफिल बढ़ गए, रैश है, फीवर है, तो आपने क्या सोचा? एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ट्रीटमेंट में क्या दोगे? रिफाम्पिसिन, हेंसेल स्टेन से और राइट सेन से आपको ये यूरिन के अंदर आपको इओसिनोफिल भी दिख जाएंगे। ठीक है। इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस कई बार अपनों ने डिस्कस कर लिया, रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया, रिफ्रैक्टरी एसिडोसिस, पेरिकार्डाइटिस, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी। मतलब दिमाग को खराब कर दो, लंग्स को खराब कर दो, और हार्ट को खराब कर दो, और ब्लड को खराब कर दो। इन सबको खराब करने पे डायलिसिस कराना पड़ेगा। ठीक है। और एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में अल्टीमेटली स्टेरॉइड ट्राई कर सकते हो। मोस्ट लाइकली कॉज क्या होता है? पीपीआई, इसलिए अननेसेसरी मत प्रिस्क्राइब करो। ड्रग्स दैट आर जनरली एलर्जिक अपनों ने भी डिस्कस करा था, पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग्स, जैसे सल्फासेलेजिलिन आईबीडी के अंदर देते हैं, सल्फोमिथॉक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिन प्लस सल्फोमिथॉक्साजोल, क्विनिडीन, फेनिटोइन, एलोपिरिनॉल। ये ब्लड के अंदर ड्रग इंड्यूस हिमोलिसिस करा देंगे, स्किन में स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम करा देंगे, और किडनी में एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करा देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यू शुड बी अवेयर, ड्रग इंड्यूस एसएलई नेवर इन्वॉल्व सीएनएस इन किडनी। एग्जांपल क्या है? आइसोनियाजिड, हाइड्रोलाजीन, प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन, क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन जो अपना किसके अंदर आता है? स्टेमिटिल आपने कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग है, जो कि चक्कर के लिए, माइल्ड एंजाइटी के लिए और उनके लिए प्रिस्क्राइब होती है। एंटी स्टोन एंटीबॉडी इसमें पॉजिटिव होगी, एंटी डीएसडीएनए नेगेटिव होगी। पेपिलरी नेक्रोसिस मैंने बताया था, अगर दर्द की गोलियां, डायबिटिक पेशेंट, सिकल सेल एनीमिया, पाइलोनेफ्राइटिस का पेशेंट जिसकी किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है, ये लेगा तो इसकी किडनी का रीनल फंक्शन पुअर हो जाएगा। फीवर, चिल्स, हीमेट्यूरिया और फ्लैंक पेन के साथ आएगा। राइजिंग ब्लड यूरिया क्रिएट होगा। ट्रीटमेंट नॉन स्पेसिफिक है, स्टॉप द ड्रग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए साइड में है ये। ठीक है, यू कैन ऑल इजीली रिमेंबर दैट। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये हमसे एमडी के लेवल पे भी ये पूछा जाता है, ऐसी ड्रग्स बताओ जो क्रेटिनिन तो बढ़ाती है लेकिन किडनी को खराब नहीं करती। तो ये बात समझो, मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे ब्लड यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है डिस्टल टिब्यूल में, वैसे क्रेटिनिन भी रीअब्सॉर्ब होता है। और अगर क्रेटिनिन रीअब्सॉर्ब होएगा तो इसीलिए ब्लड में क्रेटिनिन की कुछ वैल्यू आती है, जीरो नहीं होता कभी भी क्रेटिनिन। तो होता क्या है, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो ट्यूबुलर सिक्रीशन कम कर देती है, क्रेटिनिन को निकलना कम कर देती है, लेकिन बाकी सारा काम किडनी बराबर कर रही है। मतलब यूरिया को बाहर निकालने का, पोटेशियम को बाहर निकालने का, एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालने का, एच प्लस को बाहर निकालने का। बस वो थोड़ा सा क्रेटिनिन का सिक्रीशन कम कर देती है, लेकिन फंक्शन नॉर्मल है। तो दीज आर द ड्रग्स जो कि किडनी को डैमेज नहीं कर रही, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग नहीं है, जैसे सिमेटिडीन, इंटीग्रेज इनिबिटर, डोल्टाग्रेविर, जैसे एचआईवी में देते हैं, ट्राइमेथोप्रिम और स्टेरॉइड्स। आपको क्यों ये पता होना चाहिए? क्योंकि मान लो आपने इन तीनों चारों में से कोई भी ड्रग पेशेंट के शुरू करी, और वो 10 दिन बाद बहुत ही पढ़ा लिखा अवेयर पेशेंट, और वो आपको बोलता है डॉक्टर साहब आपने मेरे को दवाई दी और मेरा क्रिएटिनिन 1 से 2 पहुंच गया, तो आपको उसको काउंसिल करना है। आपको बोलना नहीं, ये नॉर्मल है, ये चीज क्रिएटिनिन को बढ़ाती है। आप बस उसके किडनी इंजरी के मार्कर करा लोगे, जैसे किडनी इंजरी के मार्कर KIM-1 और इस टाइप के मार्कर होते हैं, NGAL, दीज आर द मार्कर, वो करा लोगे और वो आप बताओगे देखो ये नॉर्मल है, आपका GFR नॉर्मल है, यू नीड नॉट टू वरी, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द क्रिएटिनिन, डोंट स्टॉप द ड्रग। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। बाकी यार देखो, आई हैव नॉट पुट डाउन द स्टेजेस ऑफ और क्राइटेरिया ऑफ AKI, इफ यू वांट आई विल पुट डाउन लेटर इन द नोट्स, है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है आप लोगों के लिए। नाउ द पोस्ट रीनल AKI किडनीज आर टोटली फाइन, बट आउटफ्लो ब्लॉक है, या तो स्टोन से या कैंसर से, मान लो प्रोस्टेट का कैंसर, और प्रोस्टेट के अपने स्वेलिंग से। और मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ, मैंने एक ही बार आज तक अपने लाइफ में देखा है। एक 30-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स फॉर 1 week, एंड his TLC was 26,000, and there was little bit of urine retention. So we took a history. He had a history of UTI. I was
normally treating with UTI, and for looking in the bladder we got a sono, and we found a very large prostate, है ना. In the prostate it was said that almost all lobes of prostate are swollen. So in the evening I immediately informed to my unit head कि सर ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, and I was thinking something else, but immediately he got the history very quickly, and he said, yeah, it is a case of prostate abscess and it is a urgent urological emergency, transfer him to urology department urgently. And it was a very wise decision. This was the first time urologist took our patient, because it was a urologic emergency. I was not able to diagnose, and sir quickly said, यार इतना large prostate है, इतने young patient में है, विथ फीवर है, विथ सेप्सिस है, मतलब प्रोस्टेट का कोई ना कोई सेप्सिस का सोर्स है, मतलब प्रोस्टेटिक एप्सिस है ना. आई हैड नेवर सीन अ प्रोस्टेट एप्सिस बिफोर. तो दैट्स वे आपको हमेशा अदर वे अराउंड भी बाकी चीजें आपको हर डिपार्टमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वरना क्या होगा, मिसमैनेज होएगा पेशेंट. ठीक है. नाउ तो इसके अंदर किडनीज आर टोटली फाइन. तो आपको फाइंडिंग के अंदर वो नहीं मिलेगा अपना, सारी फाइंडिंग प्री रीनल एकेआई की मिलेगी, फ्रैक्शन एक्सक्रीशन सोडियम कम मिलेगा, बीयूएनओ क्रिएटिनिन का रेशियो ज्यादा मिलेगा, और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन होएगा. तो इवेंचुअली लेकिन लास्ट स्टेज पे जब बहुत ज्यादा वहां, अब क्या हो रहा है, यूरिन बाहर निकल नहीं पा रहा, यूरिन किडनी में पड़ा रहेगा, तो किडनी में पड़ा पड़ा यूरिन और यूरिया क्या कराएगा, किडनी का डैमेज अल्टीमेटली ओरिनल एकेआई करा देगा, और फाइनली उसी की फाइंडिंग आएगी. तो बीपीएच यू कैन सी, ये नॉर्मल प्रोस्टेट है जहाँ यूरिन आराम से सीधा बाहर जा पा रहा है यूरेथ्रा से. ये प्रोस्टेट कुछ नहीं कर रहा, शांति से बैठा हुआ है. लेकिन इन केस ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट ईदर ड्यू टू कैंसर और ड्यू टू बीपीएच, इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द आउटफ्लो. तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही स्ट्रेन करते हैं, स्ट्रेन के दौरान बोथ लोब्स कम्स टुगेदर क्लोज. तो इसीलिए आपको प्रोस्टेट वाले पेशेंट को बोलना होता है कि आप कभी भी यूरिन के टाइम जितना ज्यादा जोर लगाओगे उतना यूरिन कम आएगा. just give him a simple technique. You just sit down on the pot and relax, है ना. If he is relaxed, he will not tense his abdominal muscle, the prostate will not come closure, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा नहीं होगा. आप उसको बोलोगे रिलैक्स रहो, यूरिन का फ्लो अपने आप नॉर्मल आ जाएगा. तो आपको मैंने बताया था यूरिन रिटेंशन के साथ पेशेंट आएगा, पर ये आपको ध्यान होना चाहिए हाउ टू परकस द ब्लैडर. कोई सोनोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है यूरिन रिटेंशन देखने के लिए. यूरिन रिटेंशन इज ए क्लिनिकल डायग्नोसिस. सोनोग्राफी करा के यू आर जस्ट डिलेइंग द डायग्नोसिस एंड यू आर रिस्किंग ए ब्लैडर रप्चर, जिसके कारण पेशेंट कैन डाई आल्सो. तो आपको क्या करना है, परकस करके देखना है, ऐसे टैप कर करके देखोगे इधर, एंड पेशेंट विल विंस इमीडिएटली, यू नो इट इज ए अपना यूरिन रिटेंशन. आपने कैथेटराइज करा, पेशेंट सेटल करा. हाउ विल यू डायग्नोज दिस पेशेंट, यूरोफ्लोमेट्री फॉर द प्रोस्टेट और यूएसजी एब्डोमेन. ट्रीटमेंट ऑफ टॉइस बीपीएच का क्या है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट होलोमोनियम लेजर से यूज करते हैं. ठीक है. दूसरा, बाइलेटरल यूरेट्रिक फाइब्रोसिस के कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, स्क्लेरोडर्मा और IgG4 रिलेटेड डिजीज, ब्लियोमाइसिन, मिथाइल सर्जाइड और रीनल वेन थ्रोम्बोसिस. See this diagram, you can see this is a large clot. ठीक है, ये इतना बड़ा क्लॉट है यहाँ. It is called renal vein thrombosis. इसके कारण देखो आप किडनी भी swollen up होके बाहर की तरफ जाए जा रही है, किडनी swollen up हो गई है. तो पेनफुल enlarged unilateral kidney, ठीक है, कॉमनली किसी में मिलेगा जिनमें मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, एडल्ट्स में डिहाइड्रेशन इज ए कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस. जितना ज्यादा ब्लड में प्लाज्मा कम होगा, उतना ब्लड गाढ़ा होगा, उतना ज्यादा क्लॉटिंग और कोगुलेशन के चांसेस होंगे. तो पेशेंट विल प्रेजेंट विद हेमेटूरिया, राइजिंग क्रेट एंड फ्लैंक पेन लाइक पेपिलिन नेक्रोसिस. लेकिन दोनों का अलग अलग कॉज है, अलग अलग डायग्नोसिस है और अलग अलग ट्रीटमेंट है. तो यूनिलेटरली पेनफुल एंड लार्ज किडनी ऑन सोनोग्राफी, ट्रीटमेंट क्या है, डिसॉल्व द क्लॉट्स. ठीक है. सो दिस इज द होल treatment aspect of the AKI, and also we have covered today post renal AKI. और उसके अलावा अपनों एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करे थे, जैसे वी हैव डन hemolytic uremic syndrome, we have done drug induced hemolysis and all that. तो अपनों ने मोटा मोटा जो AKI मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वी हैव टुडे फिनिश दैट. इसके बाद अपने
फर्दर फ्यूचर के अंदर वी विल गो फॉर टॉपिक्स लाइक CKD, hypernatremia, hyponatremia, electrolyte imbalances, and renal replacement therapy, hemodialysis. So nephrology is important topic. I think we all are going fine. You all are cooperating well. We will try to finish within next week or so. We will take the 2 days weekend break. Okay. So I hope you all are getting benefit out of that. So good night, everyone. I will later on the mic for everyone so to ask the question. Good night, everyone. Have a good day.